Hello friends, how are you? Myself Virendra Kumar and you are watching Hirak IAS channel. Friends, इस वीडियो में हम जो है ईईजी के 100 साल पूरे हुए के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस आर्टिकल is published in the newspaper The Hindu and it is given on the page number 11. और इस आर्टिकल को डिस्कस करने के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम जो है बैकग्राउंड नोट्स में डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस आर्टिकल का टाइटल है 100 years ऑफ ईईजी, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो हम ईईजी के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसका इन्वेंशन कब हुआ, हाँ, और ये कब से जो है ह्यूमन के फेवर में काम कर रहा है ईजी। तो ईजी की पूरी जानकारी लेंगे और जो है इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपने यदि हीरक आईएएस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, you are welcome in this video and let's start the article. So, the EEG is a marvel of physics and neurobiology that opens a simple window into the human brain. तो ये जो फिजिक्स का न्यूरोबायोलॉजी की देन है ईईजी, जिसने जो है हमें ब्रेन की स्टडी करने के लिए हेल्प किया। ये जो है शुरुआती दौर में ईईजी का इस्तेमाल जो है एनिमल्स के ऊपर किया गया। उसके बाद जब इसका सक्सेसफुल जो है इम्प्लीमेंटेशन होने लगा तो इसको ह्यूमन ब्रेन में भी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसके पूरे 100 साल हो गए ईईजी के। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। So this window is often small and yet it reveals so much. हालांकि देखिए आपको ब्रेन के अंदर स्टडी करनी है तो आपको पूरा का पूरा जो है जो एकदम डायरेक्ट जो है विजिबिलिटी नहीं देता है, मगर हम उसके कुछ पैरामीटर्स को, ब्रेन की कुछ पैरामीटर्स को हम यदि ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, सिग्नल्स को स्टडी करते हैं तो हमें जो है ब्रेन की पिक्चर जो है प्रॉपर मिल जाती है। सो बट नॉट लीस्ट इज द वंडर दैट इट रिवील्स एनीथिंग एट ऑल विदाउट हैविंग टू ब्रेक ओपन द स्कल फर्स्ट। तो हमें यदि ऐसा ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या नॉर्मलिटी है, क्या एबनॉर्मलिटी है, इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने स्कल को ओपन करेंगे तब जाकर देखेंगे। पहले बिना बिना किसी जो है सर्जरी के ही हम ब्रेन की जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो है ईईजी। जो ईईजी हेल्प करता है। दिस ईयर इज द सेंटिनरी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन ईईजी प्रोड्यूस्ड बाय जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हांस बर्जर। तो ये साहब हांस बर्जर थे जिन्होंने जो है ह्यूमन ईईजी का जो है इन्वेंशन किया और जो है इसके पूरे 100 साल हो गए। तो हम अब देखेंगे हाउ वाज द ईईजी इन्वेंटेड। तो देखिए अब देख लेते हैं। बर्जर्स फिट वाज प्रीसीडेड बाय इंक्रीमेंटल बट सिग्निफिकेंट एडवांसेज अक्रॉस यूरोप फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो ये नहीं है कि जो है ईईजी का जो एकदम अचानक से जो है इन्वेंशन हो गया, इसके पहले भी जो है बहुत सारे कोशिशें लोग करते रहे। और पहला जो है कोशिश था 1875 में ब्रिटिश फिजिशियन रिचर्ड केटन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो है एविडेंस बताया कि हम ब्रेन के अंदर किसके किसके ऊपर स्टडी किया। इन्होंने मंकी और रैबिट्स के ऊपर जो है उन्होंने स्टडी किया और देखा कि रैबिट्स एंड मंकीज के ब्रेन की जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का संकेत मिल रहा है। मतलब ब्रेन के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो 15 इयर्स के बाद जो है उन्होंने हिज पोलिश पीयर एडोल्फ बेक फाउंड एविडेंस ऑफ फ्लक्चुएटिंग एक्टिविटी इन द ब्रेन्स ऑफ डॉग्स एंड रैबिट्स व्हेन ही स्टिमुलेटेड देयर सेंसेस। तो उसके बाद 15 साल के बाद जो है एडोल्फ बेक जो साहब थे, उन पोलिश थे, पोलिश के रहने वाले थे, मतलब पैलेस्टीनियन थे। तो उन्होंने जो है देखा कि
डॉग्स और रैबिट्स की जो सेंसेस है उसकी भी फ्लक्चुएटिंग एक्टिविटी मिलती है। उसके बाद है व्लादिमीर प्रवदिश नेमेस्की 1912 में फर्स्ट ममेलियन ईईजी को प्रोड्यूस किया। और किसका ब्रेन के ऊपर था? डॉग्स के ब्रेन के। सो बर्जर जो है इस सब के बाद जो है 1924 में ह्यूमन काउंटर पार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया ईईजी को। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द ईईजी, नेमिंग इट एंड इंट्रोड्यूसिंग इट्स यूटिलिटी इन क्लिनिकल सेटिंग्स। तो हांस बर्गर जो थे जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, उन्होंने जो ह्यूमन के ऊपर डायरेक्ट जो है इसका जो हिस्ट्री का प्रॉपर जो है स्टडी करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन किया ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। सो व्हाट इज एन ईईजी? ईईजी क्या है? तो ईईजी जैसे कि मैंने बताया, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसेफेलो मीन्स होता है ब्रेन, और ग्राफी इज द सफिक्स मीनिंग टू शो और टू रिप्रेजेंट। तो हमारा इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफी का मीनिंग है कि जो ब्रेन की स्टडी कर, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन के अंतर्गत अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने का माध्यम, टूल। So neuron is in the brain perform various functions by moving electrically charged particles such as ions. So हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है कैसे जो है फंक्शन करते हैं, वो होता है फंक्शन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जिसको आयंस कहते हैं। आयंस के मूवमेंट की वजह से, हेल्प की वजह से जो है न्यूरॉन्स जो है अब ब्रेन के अंदर फंक्शन करते हैं। मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग जो है न्यूरॉन्स होती है, और न्यूरॉन्स जो है कैसे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हाँ, पल्सेस के फॉर्म में होती हैं, वोल्टेज के फॉर्म में होती है, और दैट वोल्टेज और pulses are created because of the movement of the ions. So the movement of these particles gives rise to electrical activity that a health worker can use an EEG test to visualize. So यही जो क्लू है, जो आयंस का मूवमेंट, इसी के जो स्टडी करता है जो हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, जो साइंटिस्ट होते हैं, हेल्थ साइंटिस्ट होते हैं, उनको वो जो है ईजी टेस्ट के दौरान जो है विजुलाइज करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी को। और वो एक्टिविटी विजुलाइजेशन का जो मेन बेसिक है वो है मूवमेंट ऑफ आयंस ड्यू टू द न्यूरॉन्स फंक्शन। Researchers have also been able to relate data obtained from an EEG with different levels and modes of brain activity, and is used it to distinguish reliably between नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टेट। तो अब मान लीजिए हमें पता करना है कि ब्रेन के अंदर जो है किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, तो पहले हम एक नॉर्मल ब्रेन की स्टडी करते हैं, उसका स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लेंगे, और उसी के पैरेलल में हम जो है कोई पेशेंट है या एबनॉर्मल ब्रेन है उसकी स्टडी करेंगे। तो हम पता चल जाएगा कि भाई जो नॉर्मल ब्रेन था उसकी एक्टिविटी जो है सेम पोजीशन पर जो है कैसी है, और एक जो पेशेंट है उसकी एक्टिविटी ब्रेन की कैसी है, तो कंपेयर करके पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। सो दैट इज ईईजी, एंड ईईजी नॉट एन अनकॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट इन क्लिनिकल सेटिंग्स। among other application, it is the referred standard that is the best test available to diagnose epilepsy। तो आपको ये क्वेश्चन बनता है कि जो है ईईजी का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। तो हम यहाँ से देखिए पहला पॉइंट ये बनता है कि इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी डायग्नोसिस में भी होता है। एपिलेप्सी डायग्नोसिस करने के लिए ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। एंड ईईजी टेस्ट कैन आल्सो रिवील द इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया। अब देखिए दूसरा यूज है ईईजी का टेस्ट, जो एनेस्थीसिया के इफेक्ट को पता करने के लिए भी करते हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स को पता करने के लिए कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग ए कोमा कर सकते हैं, एंड इट आल्सो यूज टू गेट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी और ब्रेन, राइट। ईजी कैन आल्सो कंफर्म ब्रेन डेथ। ईजी से जो है हम ब्रेन डेथ का भी पता कर सकते हैं कि किसी पेशेंट का डेथ हो गया है, ब्रेन डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है। वन ऑफ द टू लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स ऑफ डेथ इन इंडिया।
सो किसी का डेथ कंफर्म करना हो, तो यदि हम किसी व्यक्ति या पर्सन का, यदि हम डॉक्टर जो है ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर देता है विद हेल्प ऑफ ईईजी, तो पर्सन जो है मेडिकली जो है, लीगली जो है, डेथ माना जाता है। In research, scientists use EEG for neuroscience, cognitive psychology, neuro-linguistics, neuromarketing studies, and to develop brain-computer interfaces. तो अब ये तो रिसर्च में ये चीजें यूज होती हैं, और ये चीजें जो हमने बताया मेडिकल क्लिनिकल जो है टेस्ट में इस्तेमाल होता है ईजी का। तो क्लिनिकल टेस्ट में हो गया डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया, स्लीपिंग पैटर्न्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी during coma and availability of oxygen, and finally the to confirm the brain death. एंड इन रिसर्च हमने ये देखा कि जो है न्यूरोसाइंस की रिसर्च में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की रिसर्च में, न्यूरो लिंग्विस्टिक की रिसर्च में, न्यूरो मार्केटिंग की स्टडीज में ये सारी चीजें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए भी ईजी का इस्तेमाल होता है। और नाउ हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल में दिया है व्हाट इज वॉल्यूम कंडक्शन। ये वॉल्यूम कंडक्शन क्या होता है, ईईजी के टेस्ट के दौरान हमें वॉल्यूम कंडक्शन जैसे टर्म से पाला पड़ता है। तो ये क्या है, ईईजी मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन जनरेटेड बाय न्यूरॉन्स। ठीक है, यही इसका दो ईईजी जिस पर काम करता है वो होता है न्यूरॉन्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको मेजर करता है पल्सेस के फॉर्म में। During in an EEG test, a health worker will place electrodes on your scalp। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो एक पेशेंट है उसके ऊपर जो है बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जो है ये इस पेशेंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रोड्स पोजीशन बनाया गया है, और इसमें इलेक्ट्रोड्स जो है लगाए जाते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स जो है अलग अलग हेड के पोजीशन पे लगाए जाते हैं, और जो है सरफेसियल जो है मेजर करता है ये इलेक्ट्रोड्स जो है क्या करता है वोल्टेज पल्सेस को, जो कि मिलियन जो है 1 मिलियन ऑफ दी वोल्ट रहता है इसका वैल्यू। देखिए कितना स्मॉल रहता है, आपको अंदाजा नहीं होगा, बहुत स्मॉल वोल्ट के को मेजर करता है ये ईजी। देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ स्किन, फ्लूइड एंड बोन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड न्यूरॉन्स। तो आप जानते हैं कि जब हमारा जो इलेक्ट्रोड्स जो है हेड पर लग रहा है, स्कल पर लग रहा है, तो उसके बाद जो है स्किन है, फ्लूइड्स है, बोन है, तो उनके बीच में और उसके नीचे जो है हमारा न्यूरॉन्स की एक्टिविटी हो रही है। तो बीच में इतने सारे मीडियम को जो है क्रॉस करके जो है पल्सेस को रिट्रीव करता है, कैच करता है इलेक्ट्रोड्स। व्हेन ए न्यूरॉन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, charged particles will move through all these medium before reaching the electrodes। तो जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, तो न्यूरॉन जो है चार्ज पल्स एक्टिवेट करता है, ठीक है, और वो चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस तक जो है इन सब मीडियम को क्रॉस करने के बाद जो है पहुंचते हैं, जिसको जो है इलेक्ट्रोड्स कैच करता है, एंड इट विल बी रिफ्रैक्टेड, स्कैटर्ड एंड रूट। तो अब वो पल्सेस जो है न्यूरॉन्स, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से रिलीज हुई, और जो है इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचने से पहले वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं। सो ये सारी चीजें होती हैं ये जो है ब्रेन और जो है सरफेस इलेक्ट्रोड जहां लगाया गया है उसके बीच की जो मीडियम को क्रॉस करने के दौरान। सो वॉल्यूम इंडक्शन कंडक्शन क्या हुआ, सो वॉल्यूम कंडक्शन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू दिस थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम। ठीक है, it also stands for the fact that electrical activity is produced in one place, whereas the detectors that detect it are located at the some distance। तो अभी अब सोचने वाली बात है कि जो है इलेक्ट्रोड्स जो है जो पल्सेस को कैच कर रहा है, वो सरफेस पे थोड़े ना पल्सेस जनरेट हुई हैं, वो तो ब्रेन के अंदर जनरेट हुई हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो है अब ये वॉल्यूम कंडक्शन जो है उस बात को बताता है कि भाई आपका जो सोर्स कहीं और है, और जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो डिटेक्ट कर रहा है कहीं और है। तो बीच में जो है गैप है, जो 3D है, जो मतलब मास है, जो मीडियम है,
ठीक है। द रॉ डेटा कलेक्टेड बाय द electrodes will first need to be corrected for the effects of volume conduction and then for the noise in the data arising। तो ऐसा नहीं है कि जैसे डेटा कलेक्ट हुआ पूरा का पूरा जो है आपको क्लियर पिक्चर दे देता है। इसमें बहुत सारा डेटा करेक्शन करना पड़ता है, जैसे वॉल्यूम कंडक्शन करेक्शन करना पड़ता है, नॉइस को रिमूव करना पड़ता है, तब जाकर के जो कोई इंफॉर्मेशन जो है ली ली जा सकती है ईईजी से। ठीक है। अब जैसे इंसिडेंटल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी है, ब्लिंकिंग हो गया, मसल एक्टिविटी हो गया। ठीक है। एक क्लिनिशियन फाइनली इंटरप्रेट्स द प्रोसेस डेटा। तो उसके बाद जो है जो डेटा मिलता है उसको जो है डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर या क्लिनिशियन जो होते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। हाउ डज एन ईईजी टेस्ट वर्क? कैसे काम करता है ईईजी का टेस्ट? द न्यूरॉन्स दैट मेक अप द ह्यूमन ब्रेन्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग एटम्स। ये तो बात सही है भाई। वो जो है जो भी एक्टिविटी करते हैं वो जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू ही होता है। उसमें आयंस मॉलिक्यूल्स प्रोटीन को एक्सचेंज करते हैं विद देयर सराउंडिंग्स। ठीक है। इसकी वजह से जो है हमारे पल्सेस जनरेट होती हैं और पल्सेस जो है ब्रेन के अंदर जो है वोल्ट फॉर्म में ट्रांसफर होती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, और इसे सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है। इस सबको आपको पता ही होगा। समटाइम्स न्यूरॉन्स विल पुश आयंस आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द न्यूरॉन्स। ठीक है। और सिंस आयंस ऑफ द सेम चार्ज रिपेल each other, this motion can push away other ions which push away even other ions and so on। तो इस तरह से जो है ये मूवमेंट चलता रहता है। when a large number of neurons starts this cascade at the same time, a relatively big wave of electrical activity flows through the brain। तो अब ये करें कि एक दूसरे को कास्केडिंग का मतलब एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर। तो ठीक है। तो अब जो है पहले जो है न्यूरॉन्स ने जो है आयंस को रिलीज किया और दूसरे आयंस ने जैसे मान लीजिए 10 न्यूरॉन्स है, 10 न्यूरॉन्स ने एक साथ जो है 10 आयन प्रोड्यूस किया। 10 आयन जो है यदि सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फिर वो पुश करते हैं और इससे और आगे पुश करते हैं, तो इससे मूवमेंट आगे बढ़ता जाता है। तो एक तरह से एक वेव सा क्रिएट हो जाता है। और यदि ये वेव जो है रिलेटिवली थोड़ा बड़ा हो तो जो है एक जो है बिग जो है इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है ब्रेन के अंतर्गत। द इलेक्ट्रोड्स ऑन द स्कैल्प आर मेड ऑफ मेटल एंड ट्रैक द चेंजेस इन वोल्टेज एज द वेव मूव पास्ट देम, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। तो इस जो वेव मूवमेंट है उसको ही वोल्टेज के फॉर्म में जो है ईईजी कैच करता है और इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम जनरेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें हैं ईईजी के अंतर्गत। व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड, सॉरी वेयर आर द इलेक्ट्रोड प्लेस्ड, और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जा सकता है हेड के ऊपर। सो तो देयर इज ए स्टैंडर्ड फॉलो अप, दैट इज द 10-20 रूल कि जो है या यदि कोई आपका पूरा का पूरा जो है देखिए इन दिस सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इलेक्ट्रोड इज आइदर 10% और 20% ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द हेड along which the electrodes are being placed। तो देखिए इसमें जो टोटल डिस्टेंस मान ली पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा को मिलाकर टोटल डिस्टेंस जो भी हुआ वो डिस्टेंस का 10 या 20% जो है लेकर के एक दूसरे के इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप रखा जाता है। समझ रहे हैं? तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रोड्स का प्लेसिंग करने का टेक्निक। ठीक है। 4 कॉमन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस आर द फर्स्ट नेशन, that is the depression between the eyes just above the bridge of the nose, and the inion, that is the crest at the back of the skull, and from tragus to tragus going side to side, and lastly the tragus is the small flap like projection on the outer ear, you push it into to shut your ears when there is a loud noise। तो ये पोजीशन हुआ जो है आपका। ठीक है। ये इन पोजीशन पर जो है आपको जो है इलेक्ट्रोड्स रखने होते हैं मोस्टली। ठीक है। आप इधर उधर भी थोड़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सरफेशियल जो है स्टडी कर रहा है और पल्सेस को, लेकिन इस इतने पॉइंट्स से जो है रेफरेंस लेना जरूरी होता है। व्हाट डज एंड ऑफ डज नॉट ईजी शो? तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि व्हाट डज एंड डज नॉट ईजी शो। क्या ईजी से हमें जानकारी मिल सकती है, क्या जानकारी नहीं मिल सकती है, इसके बारे में जो आर्टिकल में देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो आर्टिकल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपके प्रीलिम से और एज वेल एज आपके मेंस
से भी रिलेटेड है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप पहले इसमें से बहुत सारी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, ठीक है। और इससे ईजी का इस्तेमाल जो है आपका, या इससे रिलेटेड आप मेंस में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डज एंड डज नॉट ईजी शो? द चेंजेस इन द वोल्टेज recorded at the electrodes are transmitted to a computer which plots the reading on a graph with voltage on one axis and time passed on the other. हेल्थ वर्कर्स, तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ग्राफ है, तो ग्राफ में जो है एक साइड वोल्टेज होगा, दूसरी साइड टाइम लैप्स होगा, ठीक है। अब इसको हम जो है प्लॉट करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर प्लॉट होता है ये, और इससे जो है आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलता है, मूवमेंट मिलता है ग्राफिकल फॉर्म में। हेल्थ वर्कर्स आर टिपिकली इंटरेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ डेटा इन द ग्राफ। फर्स्ट, द वोल्टेज मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ ए वोल्ट। मैंने बताया कि एक वोल्ट का जो है 1 मिलियन पार्ट होता है, वो वोल्टेज इतना कम वोल्टेज होता है, ठीक है। दैट इज द मिलियंथ ऑफ ए वोल्ट, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशंस मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो ये दो जो पैटर्न पर जो है हेल्थ वर्कर्स का ध्यान रहता है कि वोल्टेज कितना आ रहा है, पल्सेज में कितना फ्लक्चुएशन है, और कितनी तेजी के साथ वेरिएशन हो रहा है, दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। दे विल आल्सो फैक्टर इन among other things the location of the neurons responsible for the electrical activity recorded by the test। और ये बात का भी ध्यान रखते हैं कि ये जो पल्सेज आ रही हैं, जो वेरिएशंस आ रही हैं, वो किस पोजीशन से ज्यादा आ रहे हैं। तो लोकेशन जो है न्यूरॉन्स का जो है वो पकड़ना चाहते हैं। For example, in the neocortex or the all allocortex, the two types of cortices of the cerebral cortex, right? ठीक है ना? So EEG better than other diagnostic devices at tracking relatively rapid electrical activity in the brain in the order of milliseconds। So आप ये कह सकते हैं कि जो EEG जो है अदर जो है डिवाइसेस डायग्नोस्टिक की तुलना में जो है बेटर है, क्योंकि ये रिलेटिवली फास्टर है, रैपिड है इन डिटेक्टिंग द ब्रेन एक्टिविटी। एंड द डाउन साइड, और इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, इट इज बायस्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स। तो अभी इसका इसका ड्रॉबैक है कि भाई ये जो है सरफेस पे तो मेजर कर रहा है, हाँ ठीक है ना, कॉर्टेक्स के सरफेस मेजर कर रहा है, अंदर जाकर थोड़ा ना मेजर कर रहा है। तो जो लैप्स होता है, जो बीच में डिस्टेंस का गैप है, सिग्नल का इसमें जो है सिग्नल में डिस्टरबेंस भी अंदर हो सकता है, मतलब उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, बिकॉज आप भी आपने देखा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग सब हो रहा है, तो उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ यदि मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ एटेन्युएशन हुआ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये उसका डाउन साइड है। एंड सिग्निफिकेंटली सो टुवर्ड्स करेंट जनरेटेड बाय द न्यूरॉन्स डेंड्राइटिस एंड द अगेंस्ट दो जनरेटेड बाय द एक्सॉन्स। तो ये दो न्यूरॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। तो ये जो जो पार्ट्स हैं, इनके जो वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक्टिविटी होती है, उसमें जो है जो व्यास है, यही मेन उसका फैक्टर है। द प्रोसेस टू पिन पॉइंट वेयर सम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओरिजिनेटेड विद इन द ब्रेन टू रिजल्ट इन सम इलेक्ट्रिकल डेटा इज ऑल्सो लेस देन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, टू ओवरकम दीज एंड अदर चैलेंजेस रिसर्चर्स हैव यूज्ड ईजी टुगेदर विद। अब देखिए, इन इस ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए क्या तरीका है कि भाई हम ईजी से कुछ इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो तो ले ही लें, और दूसरे भी जो डायग्नोस्टिक टूल हैं उसका भी इस्तेमाल कर लें, और दोनों को रिलेट करके, कोरिलेट करके जो है हम बेस्ट जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अदर टूल्स क्या हो सकता है, लाइक एमआरआई टेस्ट हो जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है। ये सब जो है चीजों को हम जो है ईजी के साथ यदि स्टडी करें, तो हम जो है बेटर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड हैव डेवलप्ड sophisticated data acquisition process and reconstruction method। सो आर ईईजी अफोर्डेबल? क्या कॉस्ट इफेक्टिव है ईईजी, या बहुत महंगा है? Aside, aside from its metrological and diagnostic abilities, EEG setup is also relatively simple and cost effective। तो EEG बहुत महंगा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल है। द इक्विपमेंट इन्वॉल्व डज नॉट टेक अप मच स्पेस
does not emit high energy radiation or sounds, does not confine patients to small spaces like MRI. एमआरआई में क्या होता है, पेशेंट को एकदम जो है मशीन के अंदर कन्फाइन करना पड़ता है, ले जाना होता है और उसको पूरे मैग्नेटिक फील्ड से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो है ईजी के साथ ऐसा नहीं है। वो ईजी में तो आपको देखा, पिक्चर में देखा कि जो है आपने कि जो है जस्ट ईजी के अंतर्गत जो है जैसे ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोड्स जो है बॉडी में लगा देते हैं, चेस्ट में लगा देते हैं और लेग्स में लगा देते हैं, वैसे ही ईजी के केस में जो है इलेक्ट्रोड्स मोस्टली जो है हेड के ऊपर लगाते हैं और ये चार आपको स्टैंडर्ड पोजीशन बताया था वहां लगाते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए इसमें जो है और दूसरी बात है कि ये नॉन इन्वेसिव मेथड है एंड इट इज पोर्टेबल है। ठीक है। और देखिए इन्वेसिव जो है वर्सन भी इजी का आता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी, दैट इज ईसीओजी। जो नॉन इन्वेसिव है वो तो इजी है, जो इन्वेसिव टेक्निक है वो है इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी, दैट इज ईसीओजी। Similarly, aside from its diagnostic downside, setting up an EEG test requires time. तो दूसरा जो डाउनसाइड है वो है क्या है, पहला तो आपका जो है सरफेस का नेचर था और न्यूरॉन्स के दो दो पार्ट्स के अलग अलग पार्ट से जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके ड्रॉबैक थे। लेकिन दूसरा ये है सेटिंग टाइम, टेस्ट रिक्वायर्स टाइम। क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग अप्लाइंग जेल ऑन द पर्सन हेड एंड प्लेसिंग द electrodes in the precise location according to the 1020 system, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, एंड its reading can be affected if the person has so much thicker hair. तो अभी जो स्कल के ऊपर इलेक्ट्रोड्स रख रहे हैं तो पहले क्या है, उसको हेयर को रिमूव करना होगा प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स के लिए। इसलिए जो है ये सारी छोटी मोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ा नहीं है क्लिनिकल प्रॉब्लम, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगता है, पेशेंट को जो है इंस्टेंटली जो है आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस सारा थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आपको जो है हेयर रिमूव करना पड़ेगा, जेल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड पोजीशन पे, उसके बाद जो है इजी अपना काम करना शुरू होगा, ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है। नाउ हम जो है जो बैकग्राउंड पॉइंट्स है ईजी के बारे में हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है। और इसका इन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जो है ईईजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और ईईजी का डिटेल्स पढ़ेंगे बैकग्राउंड नोट्स में। ठीक है। तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी क्या है। सो अर्ली फाउंडेशंस किए थे लुगी जो है गलवानी थे, इटालियन फिजिशियन एंड फिजिसिस्ट लुगी गलवानी डिस्कवर्ड बायो इलेक्ट्रिसिटी इन द लेट 18th सेंचुरी। तो ये सबसे पहले जो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में ही बायो इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। His experiments with frogs' legs led to the discovery that electricity could trigger muscles contractions, laying the groundwork for understanding electrical activity in biological tissue. तो पहले उन्होंने फ्रॉग्स के ऊपर देखा, जो वो आ, जो मसल कंट्रैक्शन करता है लेग का, वो क्यों हो रहा है, दैट इज ट्रिगर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ये चीजें उन्होंने पहले ऐसे लिबी गलवानी ऐसे शख्स थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में ही इलेक्ट्रिकल बायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद हुए रिचर्ड कैटन, जिसका जिक्र जो है इस न्यूज़पेपर में द हिंदू में भी डिस्कस हुआ। आपको 16 जुलाई के पेपर में जो पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, हमने अभी किया, और उसमें जो है रिचर्ड कैटन के बारे में बात है कि 1875 में ही फिजिशियन रिचर्ड कैटन जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना का बताया, जो कि दैट इज फिनोमेनन द एक्सपोज ब्रेन्स ऑफ रैबिट्स एंड मंकीज। तो उनका जो मेन ऑब्जेक्ट था रैबिट एंड मंकीज के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, इनके ब्रेन के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी किया। और उसके बाद उन्होंने नोट किया कि these इलेक्ट्रिकल करेंट्स वेरिड विद ब्रेन एक्टिविटी pioneering द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। तो अब इन्होंने मेन जो बात बताई, ये ध्यान देने वाला कि जो ये करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है, वो ब्रेन की एक्टिविटी के हिसाब से वैरी करती हैं। तो यदि ब्रेन हाइपर एक्टिव है तो पल्सेस हाई होंगी, लेस एक्टिव है तो लेस होंगी, या अकॉर्डिंगली वैरी करेंगी। तो इससे जो है नॉर्मल
और एबनॉर्मल ब्रेन की एक्टिविटी का हम जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और दैट में बी यूटिलाइज इन द क्लिनिकल स्टडीज, और दैट में बी डायग्नोज टू क्योर द पेशेंट कंडीशन। सो डेवलपमेंट ऑफ ईईजी जो है, उसके बाद जो है, ये तो जो दोनों लोग थे हमारे लुगी गैल्वानी और रिचार्ड कैटन, ये एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, मंकीज, रैबिट्स, डॉग्स के ऊपर, फ्रॉग्स के ऊपर स्टडी किए थे। लेकिन जो ह्यूमन के ऊपर जो स्टडी हुआ वो थे साहब हांस बर्जर, जिन्होंने ये जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे हांस बर्जन, दैट इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द फर्स्ट ह्यूमन ईईजी। तो आपके यदि क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन ईईजी का इन्वेंशन या क्रेडिट किसको जाता है, तो इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, लुगी गलवानी, रिचार्ड केटन, हांस बर्जर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ह्यूमन के लिए हांस बर्जर है, एच फॉर हांस, एच फॉर ह्यूमन। ठीक है, हांस बर्जर ने ही जो है ईजी का जो डेवलपमेंट जो है ह्यूमन के लिए किया, फर्स्ट ह्यूमन ईजी उन्होंने ही दिया। In 1924, Berger recorded the electrical activity from human scalp, which he termed the electroencephalogram। तो जो हम ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम। ठीक है, और ये पूरे जो सिस्टम को बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी। बर्जर आइडेंटिफाई द अल्फा वेव, ये फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम बताए कि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी होती है, तो जो इसका रेंज होता है 8 to 13 हर्ज, इसको अल्फा वेव बोलते हैं। और इसको इन द रिस्पेक्ट ऑफ हंस बर्जर इसको वर्जर वेव भी बोलते हैं। और बीटा वेव्स होती है जो मोर देन 13 हर्ज to 30 हर्ज होती है। ठीक है, तो ये तो दो वेव्स होगी। बर्जर वेव क्या होता है, ये भी किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बर्जर वेव इज रिलेटेड टू ईईजी इन द ह्यूमन ब्रेन या एनी एनिमल आल्सो। तो ब्रेन बर्जर वेव इज रिलेटेड टू द ईईजी, ये आपका बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स। तो अल्फा वेव्स तो बर्जर वेव है। बीटा वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज भी आपसे पूछ सकता है कि 18 to 13 हर्ट्ज को किस वेव से नाम से जानते हैं, तो बर्जर वेव या अल्फा वेव के नाम से जानते हैं। बीटा वेव्स जो है 13 to 30 हर्ट्ज, ये आपका पॉइंट बनता है। पब्लिकेशन एंड रिकॉग्निशन। इन 1929 बर्जर पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स which initially met with skepticism. His work eventually gained recognition, leading to widespread acceptance and further research in the field. ठीक है, तो उन्होंने जो है 1929 में ही पेपर पब्लिश किया था, और उसके वजह से उसके बाद जो है पहले तो क्रिटिसिज्म हुआ, फिर बाद में वो ये एक्सेप्टेंस हुआ, और ये जो है फेमस हो गया। एडवांसमेंट्स एंड एप्लीकेशंस। तो मिड 20th सेंचुरी में 1930 to 1940 saw significant advancements in EEG technology and methodology. British electrophysiologist Edgar Adrian and American neurologist Herbert Jasper made notable contribution to refining EEG techniques and interpreting wave patterns। तो EEG शुरू में जो है इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। बाद में फर्दर जो साइंटिस्ट थे, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जिसको और रिफाइन किया, और जो है इस टेक्निक को जो है बेहतर किया। सो क्लिनिकल एप्लीकेशन इसका देखिए, ईजी बिकम ए क्रिटिकल टूल फॉर डायग्नोजिंग, क्या मैंने बताया, एपिलेप्सी था, फॉलोइंग द डिस्कवरी दैट एपिलेप्टिक सीजर्स प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट ईजी पैटर्न। तो आपको बहुत सारे जो एप्लीकेशन था हमने न्यूज आर्टिकल में ही डिस्कस कर दिया। एपिलेप्सी में जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो जब किसी पेशेंट को एपिलेप्टिक सीजर्स होता है, अटैक होता है, तो ईजी एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न बनाती है। आज तो हम पता कर सकते हैं, मतलब क्लिनिशियन या हेल्थ वर्कर्स आसानी से उसको पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट को एपिलेप्टिक सीजर्स का अटैक हुआ है। इट आल्सो प्रूव्ड वैल्यूएबल इन स्टडिंग स्लीप डिसऑर्डर्स, brain tumors, head injuries, and other neurological conditions। So modern development देखते हैं, technological advancement, the development of digital EEG systems in the late 20th century improved the accuracy and resolutions of the recordings। ठीक है, functional brain mapping EEG has been used in conjunction with other imaging techniques। तो आप जो है EEG के थोड़ा डाउन साइड है, उसके लिए हम उस डाउन साइड को एडजस्ट करने के लिए हम दूसरे टेक्निक का भी पैरेलल इस्तेमाल करेंगे, लाइक एमआरआई कर लेंगे, मैग्नेटो इंसेफ्लोग्राफी कर लेंगे।
So create detailed maps of the brain activity. This integration has provided deeper insights into brain function and connectivity. ठीक है, neurofeedback and brain computer interface. So EEG has been employed in neurofeedback therapy, helping individuals regulate their brain activity to treat conditions like ADHD and anxiety. तो ये जो है EEG का इस्तेमाल यहाँ भी होता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में हो रहा है. यूज EEG signals to enable direct communication between the brain and external devices, offering potential applications in assistive technology for individuals with disabilities. तो आपको मालूम है कि जो हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए, हम फिजिसिस्ट थे, जो आपको नाम तो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो है उनका डेथ हो गया जो है. और उन्होंने पूरा जो है यूनिवर्स के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया और थ्योरी दिया. ठीक है, हम जो है आपको अभी बताते हैं. इनका नाम है, तो फ्रेंड्स, जो वो ग्रेट फिजिसिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट वो हुए स्टीफन हॉकिंग, जिनको जो है चेयर बाउंड हो गए थे और वो जो है कंप्यूटर के थ्रू ही कम्युनिकेशन करते थे. तो वहाँ क्या चीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ भी ईजी का ही इस्तेमाल हुआ था. आप देखिए बेहतरीन जो है एप्लीकेशन जो है ईजी का, इससे बड़ा क्या मिल सकता है. जो कि वो जो है स्टीफन हॉकिंग्स बोल नहीं पाते थे, वो जो है अपने आंखों के इशारों से, माउथ मूवमेंट से जो है कंप्यूटर पर लिख के बताते थे. ठीक है, उनकी थोड़ी एक दो अंगुलियां ही काम करती थी. तो ये यूजी ईईजी के सिग्नल्स के प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की वजह से ही जो है वो जो है आप वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाते थे. और इतनी बड़ी जो है उन्होंने थ्योरेटिकल जो है फिजिक्स में अपना योगदान दिया. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप नोटिस कर सकते हैं. की फिगर्स इन ईईजी हिस्ट्री क्या है. हांस बर्जर हुए, एडगर ड्रेन हुए, हर्बर्ट जस्पर हुए. तो हंस बर्जर का इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ईईजी डेवलप किया. और अल्फा और बीटा वेव्स, अल्फा को जो बर्जर वेव्स भी कहते हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया. ये इन्होंने एडवांस ईईजी टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी का बताया. हर्बर्ट हर्बर्ट जस्पर ने कंट्रीब्यूट टू क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ ईजी न्यूरोलॉजी. तो ये जो ईजी का न्यूरोलॉजी में एप्लीकेशन बताया हुआ है हर्बर्ट जस्पर. तो ये की फिगर्स हैं हमारे ईजी के हिस्ट्री में, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किए हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा बैकग्राउंड नोट्स के हेल्प से ईजी की डिटेल ओवरव्यू कर लेते हैं. तो न्यूज आर्टिकल में तो दिया ही था, वो तो एक सुपरफिशियल जो इंफॉर्मेशन थी, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि भाई ईजी क्या है एक्चुअली, इसका सब कुछ क्या है, साइंस क्या है. तो ईजी दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ इज ग्राम इज एन नॉन इन्वेसिव टेस्ट. ठीक है, ईसीओजी तो हमने ईजी ईसीओजी तो अलग है, हमने देखा न्यूज आर्टिकल में. ये ईईजी है, दैट इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, दैट मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन. इट इज यूज्ड टू डायग्नोस एंड मॉनिटर वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस बाय रिकॉर्डिंग द ब्रेन्स स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ये है बेसिक डिफिनेशन. कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं, वेव पैटर्न्स को देखते हैं. ठीक है, अब ये ईजी वेव टाइप्स क्या, जैसे हमने देखा अभी जो बर्जर साहब थे, उन्होंने अल्फा और बीटा वेव्स को बताया था. ठीक है, उसके बाद जो है डेल्टा वेव्स भी होती है, थीटा वेव्स भी होती है. तो ये डेल्टा वेव्स क्या होती है, स्लो वेव्स होती है. इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी कम है, 0.5 to 4 हर्ट्ज है ये डेल्टा वेव्स है. थीटा वेव्स क्या है, 4 to 8 हर्ट्ज है. दैट इज एसोसिएटेड विद लाइट स्लीप, ड्राउजीनेस एंड रिलैक्सेशन. अल्फा वेव्स 8 to 13 हर्ट्ज होती है, दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग रिलैक्स्ड वेकफुल स्टेट्स often when the eyes are closed. बीटा वेव्स क्या होती है, एसोसिएटेड विद एक्टिव थिंकिंग, अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन. तो आप देख सकते हैं यदि ब्रेन जो है जिस तरह के फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है, उससे जो है उसके स्टेटस का पता चलता है. ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके आगे है गामा वेव्स, जो है 30 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज है. दैट इज लिंक टू हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ठीक है, अब यूजी ईईजी का यूज देखा, diagnosis of epilepsy, sleep disorder, brain function monitoring, diagnosing the brain disorders, research, ये सारे यूज हैं. प्रोसीजर देखा हमने, प्रोसीजर क्या है, प्रिपरेशन जो है, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे क्लिनिकल जो है क्लिनिकली उनको क्योर करने के लिए. तो पेशेंट का स्कैल्प को क्लीन करते हैं, तो इसमें टाइम लगता है. जेल लगाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोड को अटैच करते हैं,
हाँ ठीक है, यूजिंग ए कंडक्टिव जेल। वो जेल जो है नॉर्मल नहीं होता, कंडक्टिव जेल होता है। द पेशेंट में बी आस्क्ड टू रिलैक्स एंड क्लोज देयर आइज। उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमेन स्टिल। द ईजी रिकॉर्ड्स ब्रेन एक्टिविटी। द टेस्ट कैन लास्ट फ्रॉम 20 मिनट्स टू सेवरल आवर्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पज। एक्टिवेशन जो है प्रोसीजर होता है। सर्टेन एक्टिविटी सच एज डीप ब्रीदिंग और फ्लैशिंग लाइट मे बी यूज टू प्रोवोक एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से उसको देख सकते हैं डॉक्टर्स, आंखों में लाइट जला करके, ठीक है, और फ्लैश लाइट जला करके, डीप ब्रीदिंग करा करके ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करेंगे। एनालिसिस करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट इंटरप्रेट्स द रिकॉर्डेड वेव पैटर्न टू आइडेंटिफाई एनी इरेगुलरिटीज इन द पेशेंट। टाइप्स ऑफ ईईजी क्या? रूटीन ईईजी होता है। एम्बुलेटरी जो है ईजी होता है। ये क्या है? पोर्टेबल ईजी दैट रिकॉर्ड्स ब्रेन एक्टिविटी ओवर 24 to 72 आवर्स व्हाइल द पेशेंट गोज अबाउट देयर डेली एक्टिविटीज। मतलब ये पूरे समय उसके ब्रेन में ही लगा रहता है और ब्रेन से अटैच रहता है और उसका पूरा एम्बुलेटरी एएजी कहते हैं इसको। पूरी रेगुलर उसका कंटिन्यूअस जो मॉनिटरिंग होती है। हाँ ठीक है। उसके बाद स्लीप ईईजी कंडक्टेड ड्यूरिंग स्लीप टू डायग्नोस स्लीप और डिसऑर्डर। देखिए किसी को एंजाइटी हो जाता है, नाइट मेयर्स आते हैं, तो ये स्लीप ईईजी का जो है इस्तेमाल होता है ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कि जो पेशेंट है वो किस तरह की जो है स्लीप के दौरान जो है उसके कोई डिसऑर्डर्स है तो क्यों हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटी होती है। तो सोने के दौरान उसको खुद का पता नहीं रहता है, तो जो है स्लीप ईईजी की हेल्प से उसके ब्रेन की एक्टिविटी को देखा जा सकता है। वीडियो ईईजी कंबाइंस ईईजी विद द वीडियो रिकॉर्डिंग टू कोरिलेट ब्रेन एक्टिविटी विद फिजिकल बिहेवियर। जैसे कि मैंने बताया कि अब वो सो रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, एक अलग से कैमरा लगा देंगे और वो जो है ईईजी तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, साथ साथ वीडियो भी देख लेंगे कि जब वो सो रहा है और उसकी एक्टिविटी जो है ईईजी बता रही है और वो फिजिकली कैसा बिहेव कर रहा है। तो दोनों को मिलाकर के एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं दैट इज यूज्ड मोस्टली इन द एपिलेप्सी मॉनिटरिंग। तो एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो भाई नॉन इन्वेसिव है ईईजी, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, ठीक है ना। उसके बाद डायग्नोस्टिक वैल्यू है, कॉस्ट इफेक्टिव, एसेंशियल फॉर डायग्नोस्टिंग वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड मॉनिटरिंग ब्रेन फंक्शंस। लिमिटेशंस क्या है भाई? सरफेस रिकॉर्डिंग है, सबसे डाउनफॉल तो ये है कि जो है सरफेस रिकॉर्डिंग है, थोड़ा वॉल्यूम कंडक्शन का इसमें होता है जिक्र। और ईज रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम सरफेस ऑफ द ब्रेन व्हिच मे नॉट कैप्चर डीपर ब्रेन सरफेस स्ट्रक्चर इफेक्टिवली। तो इसके लिए तो एमआरआई का हम इसीलिए तो इसके एमआरआई करा लेते हैं डीपर के लिए। सरफेस स्ट्रक्चर का जो है केवल दिखता है, ठीक है, सरफेस पर जो सिग्नल आते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से उसको स्टडी करता है। और डीप जानना है तो एमआरआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ इंटरफेरेंस जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग्स, ये उसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेड स्पेशियल रिजोल्यूशन, इसका स्पेशल रिजोल्यूशन जो थोड़ा लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। ईजी प्रोवाइड्स गुड टेम्पोरल रिजोल्यूशन बट हैज लिमिटेड स्पेशियल रिजोल्यूशन, ठीक, कंपेयर टू इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एमआरआई और सीटी स्कैन। तो इसका जो है टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड जो रिजोल्यूशन है वो तो ठीक है, लेकिन स्पेशियल रिजोल्यूशन थोड़ा बेहतर नहीं है, लेकिन उसको जो है हम एमआरआई और सीटी स्कैन से कंपनसेट कर सकते हैं फॉर बेटर diagnosis। सेफ्टी एंड रिस्क क्या है? EEG is a safe procedure with no significant risk. The most common side effect is mild discomfort और स्किन इरिटेशन, जहाँ इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, जेल लगते हैं, थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। इन रेयर केसेस सर्टेन एक्टिवेशन प्रोसीजर्स में प्रोवोक सीजर इन पेशेंट विद एपिलेप्सी बट दिस टिपिकली मैनेज बाय मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।